नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, यूपी सरकार इस बार पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। हम आपको बताते हैं कि सरकार की कोशिश है कि सदन की कार्यवाही को हाईटेक बनाया जाए। सरकार ने सभी विधायकों को 50,000 रुपए तक का आईपैड खरीदने को कहा है। तो इस बार का जो बजट पेश होने वाला है यूपी का, वो पेपरलेस बजट पेश होने वाला है, जिसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आईपैड को ऑपरेट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। रंजना मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सीधे रुक करते रंजना की तरफ। रंजना, गुड मॉर्निंग। और ये अच्छी खबर है विधायकों के लिए भी। देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी से विधायक भी हैं जो अछूते नहीं रह सकते हैं। ट्रेनिंग देने की जो बात हो रही है, वो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, किस तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आज सुबह 10:30 बजे से इस ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। विधानसभा के तिलक हॉल में इसकी ट्रेनिंग शुरुआत हो जाएगी और एक से लेकर विधानसभा संख्या 1 से लेकर 42 तक के विधायकों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। 403 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी विधायकों को दी जाएगी और साथ ही साथ 14 तारीख को विधान परिषद के सदस्यों को दी जाएगी, क्योंकि उसके भी 98 सदस्य अभी सदन में मौजूद हैं विधान परिषद के। तो इस तरह से टोटल सभी विधान परिषद और विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सरकार की जो ई गवर्नेंस को लेकर के जो सरकार बातें करती है उसको सही साबित कर रही है सरकार। और जो बजट सत्र है इस बार का, वो पेपरलेस होगा, तो गजट का सही इस्तेमाल कर सके जो गजट दिया जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपए तक के आईपैड कहा गया है खरीदने के लिए विधायकों को, और उसको सरकार रिम्बर्स करेगी। यानी कि 2.5 करोड़ का बजट सरकार इस विधायकों के ऊपर खर्च कर रही है कि वो सही इस्तेमाल करना सीख सके, और इसके लिए आज ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो आज से 14 फरवरी तक ये ट्रेनिंग चलेगी और सबसे पहले विधानसभा वार ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई विधायक अछूता ना रहे कि किस तरह से गजट का इस्तेमाल किया जा सके और किस तरह से ई पेपरलेस बजट सत्र है उसका संचालन हो सके। बिल्कुल, तो हम ये मान के चलेंगे रंजना कि इस बार का जो बजट पेश होने वाला है अब से थोड़े ही दिनों के बाद, वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिन विधायकों को ट्रेनिंग दी जाने वाली है, आई एम श्योर कि उनमें भी काफी उत्सुकता होगी, काफी एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि एक नए सिस्टम को वो जानेंगे और बिल्कुल टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होकर इस बार के नए बजट को वो पेश करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि जिन विधायकों को आज ट्रेनिंग दी जाने वाली है उनमें कोई प्रमुख नाम? देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विधानसभा वार हम करते हैं, तो विधानसभा 1 कहें अगर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। सहारनपुर से उधर से शुरू होता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक आज के ट्रेनिंग में शामिल होंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि 22 तारीख को जो बजट पेश होगा उसमें जो है जो विधायक आज जो ट्रेनिंग लेंगे उनके लिए वक्त भी मिल जाएगा वो सीखने के लिए, जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो गजट से दूर रहते हैं। नेतागिरी तो उनकी अच्छी चलती है लेकिन वो अभी तक तकनीक सेवी नहीं जल्दी से अपडेट दे दीजिए रंजना कि ये ट्रेनिंग कितनी लंबी चलने वाली है, समय क्या तय किया गया है आज के लिए? आज 10:30 बजे से ये ट्रेनिंग शुरू होगी और 1:30 बजे तक 2 शिफ्ट में चलेगी और फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी दूसरी शिफ्ट में। तो इस तरह से देखा जाए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 2 शिफ्ट में आज विधायकों को ट्रेनिंग दी जाने वाली है। मेरी सहयोगी रंजना इस पर जानकारी दे रही थी। अब आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर आज सीएम योगी घरौनी प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी डिजिटल प्रमाण पत्र सौंपने वाले हैं। ग्रामीणों को आवासीय संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 11 जिलों में अधिकारियों पर ये प्रमाण पत्र ग्रामीणों को बांटे जाएंगे और इस योजना के तहत गांव के लोग आसानी से बैंक से लोन ले पाएंगे और सुबह 11:30 बजे का ये कार्यक्रम का समय है। और जानकारी लेते हैं मेरी सहयोगी अनामिका से इस कार्यक्रम के बारे में। अनामिका, ये कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाला है। अब विस्तार से बताइए इस कार्यक्रम में क्या क्या चीजें आज हम देख पाएंगे? देखिए कंचन, बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पर वो सालों से रह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान था इससे पहले कि ऐसे लोगों को उनकी जमीन का जो मालिकाना हक है वो दिया जाएगा, क्योंकि आप तौर पे आपने देखा होगा कि जो भूमाफिया होते हैं वो ऐसी जगहों को खाली करवा के इससे अवैध कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे गरीब परिवार जो सालों से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को स्वामित्व जो प्रमाण पत्र है, घरौनी प्रमाण पत्र है, वो सौंपेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ लाभार्थियों को अपने आवास पर इसका प्रमाण पत्र देंगे
जिसके बाद राजस्व विभाग के जो अधिकारी है वो 11 जिलों के 1001 गाँवों में 1,57,244 ग्रामीण परिवार के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक संबंधी और अनामिका, बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ तमाम विधायकों को आईपैड यूज करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पर भी डिजिटली ये प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी देने वाले हैं। मतलब टेक्नोलॉजी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है। इस बार का जो बजट है वो भी पेपरलेस होने वाला है। जो मंत्रिपरिषद की कार्यवाही होगी वो भी पेपरलेस होने वाली है। और मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि जो अलग अलग योजनाएं हैं उसको भी डिजिटली किस तरीके से रूट किया जाए ताकि लोगों को धांधली करने का कोई मौका ना मिले। और इसलिए आज जो मुख्यमंत्री लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो भी ऑनलाइन ही देंगे। साथ ही साथ प्रयास ये भी किया जाएगा कि जो जिले के अधिकारी हैं या जो राजस्व विभाग के अधिकारी है वो उन्हें हैंडी भौतिक तरीके से इसका प्रमाण पत्र दे सके। लेकिन मुख्यमंत्री इसको ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। तो प्रयास सरकार का ये है कि डिजिटली किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को आगे ले जाना है। इसको लेके अब विभाग भी आगे आए, विधायक भी आगे आए और खुद बजट को लेके भी मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग करवाई थी मंत्रियों की। तो आपने वहां पे भी देखा था कि और आज विधायकों के इस बारे में ट्रेनिंग होने वाली है। तो सरकार का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का विकास डिजिटल तरीके से हो, ऑनलाइन हो और हर व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन तरीके से अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। इसके लिए सरकार खुद प्रयास भी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका सिंह जानकारी के लिए। अब बढ़ रहे हैं आगे हाथरस से खबर, जहां पर दंगे की साजिश रचने के मामले में ईडी ने लखनऊ में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इस मामले में पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की स्टूडेंट विंग है। आरोपियों को विदेश में बैठे हुए आकाओं के जरिए मोटी रकम मिली थी। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले कुछ सालों में पीएफआई के खाते में 100 करोड़ रुपए के करीब का कैश जमा किया गया है। विधायक अमन मणि त्रिपाठी कोर्ट ने भगोड़ा घोषित इनको कर दिया है। इसी पर आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट ने अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कारोबारी ऋषि पांडे को अगवा करके धमकाने के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। दरअसल अमन मणि त्रिपाठी ने कोर्ट में पेशी पर न आने पर यह गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हुए खबर बलिया से है, जहां पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी के विधायक ने कासगंज कांड पर किए गए सवाल पर बयान दिया है। बयान आपको बताते हैं क्या कहा गया है। कहते हैं कि यूपी में पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दे दिया गया। अब बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भर्ती पुलिस वाले बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने यहां पर दावा किया कि बलिया में भी पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब का धंधा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेवती थाना क्षेत्र में 100 से ज्यादा अवैध शराब की भट्टियां स्थानीय पुलिस के संरक्षण में चल रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी से लेकर आला ऑफिसर्स तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कि पुलिस के संरक्षण में जो भी ये सब घटनाएं हो रही, शराब का, कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। वहीं आपको बताते हैं कि सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी छात्राओं से मोबाइल की छीनैती कर ली। मोबाइल छीना। जब तक छात्राएं और आसपास खड़े लोग को कुछ समझ पाते, तब तक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए मोबाइल छीनकर। ऐसा ही नहीं, ऐसा भी आपको बताते हैं कि यह मामला एकदम सुबह का हो या फिर देर शाम का हो, दिन दहाड़े कोतवाली के विकास भवन के पास दोपहर में ये वारदात हुई है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी कैमरे की। मोबाइल स्नैचिंग की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रखी है। सुल्तानपुर के बाद खबर उन्नाव से है, जहां पर पति ने शक के अंदेशे पर ही अपनी 9 महीने की गर्भवती पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं आरोपी पति फिलहाल फरार है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया
और पूछताछ में पता चला कि उसे पत्नी पर शक था, जिससे वो नाराज था और इसीलिए उसने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर मार डाला। कि गंगा कटरी के पास एक अर्धनिर्मित कमरे में जो खाली था, वहाँ पे एक जला हुआ का निशान है और वहाँ कंकाल पड़ा हुआ है। तो आसपास के लोगों ने देखा और फिर वहाँ पे चप्पल से और चाबी से ये जानकारी हुई कि ये अखिलेश निषाद रात्रि में अपनी पत्नी को लगभग 12-1 बजे लेकर घर से निकला था और उसके पिताजी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी 9 माह की लगभग, और बताया था कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और तब से वो फरार है। कानपुर में राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर फर्जी रसीदें छपवा कर चंदा वसूलने का मामला सामने आया है। ये खबर आपको बताते हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता रवि प्रताप सिंह ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ बर्रा थाने में मामला दर्ज भी कर लिया है। अब आरोप यहां पर है कि आरोपियों ने फर्जी रसीद देकर कुछ लोगों से राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूला। कर रहे हैं लोगों से, और ये जो चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग फर्जी रसीदें इसमें छपवा के, और चूंकि ऊपर से भी निर्देश मिला हुआ था इसमें कि केवल एक ही रसीद इसमें चलेगी, वही रसीदें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। कोई भी आदमी या कोई भी संगठन अपनी रसीदें छपवा के इसमें वसूली या चंदा इकट्ठा नहीं करे। कुछ लोग हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर रसीदें जो है, जिनको विदित मतलब प्राधिकृत नहीं है, उनके द्वारा रसीद काटी जा रही, चंदे की वसूली की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया और उनकी जांच चल रही है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो है पीलीभीत में विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जी हां, स्कूल प्रबंधक ने विधायक निधि के 25 लाख रुपए लेकर स्कूल की आवंटित जमीन पर स्कूल बिल्डिंग न बनवाकर अपने पिता के नाम जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी। अब यहां पर आपको बताएं कि डीएम ने आरोपी प्रबंधक के खिलाफ थाना बरखेड़ा में मुकदमा दर्ज करवाया और साथ ही खर्च हुई राशि की वसूली के निर्देश भी दिए गए। विधायक निधि से जो धनराशि का प्रयोग विद्यालय का भवन बनाने के लिए होना था, वो भवन जिस भूमि के लिए स्वीकृत हुआ था, जिस भूमि के कागजात लगा के स्वीकृति प्राप्त करी गई थी, उससे इतर उसका निर्माण पाया गया जब द्वितीय किश्त के लिए जांच करी गई। तो ये गंभीर अनियमितता का केस है। इसमें है जो तत्कालीन पीडीडीआरडीए रहे हैं, एडीआरडीए रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि सही भूमि पे ही इसका निर्माण हो, उनके विरुद्ध शासन को लिखा जा रहा है कार्रवाई के लिए। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या जो कि कल थी, इस पर संगम पर आसमान से फूलों की बारिश हुई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये पुष्प वर्षा की गई। फूल बरसे तो सियासत भी शुरू हो गई। हम आपको दिखाते हैं कि पुष्प वर्षा से समाजवादी पार्टी आखिर क्यों चिढ़ गई। मौनी अमावस्या, इस दिन को हिंदू परंपरा में बहुत खास माना गया है। मौनी अमावस्या पर नदी स्नान का विशेष महत्व होता है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, तो माघ मेले में आए श्रद्धालुओं पर योगी प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। इस पुष्प वर्षा की मेले में आए लोगों ने खूब सराहना भी की। जो फूलों की वर्षा हुई, योगी जी ने बहुत ही कुछ डेवलप किया और बहुत ही अच्छा है। योगी जी ने फूल बरसाए हैं, तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पर स्नान करने, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। उनकी बहुत ही कृपा रही और उन्होंने हमारे ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। श्रद्धालु कह रहे हैं माघ स्नान के फल के साथ ही उन्हें सरकार की ओर से सम्मान भी मिल गया। हालांकि संगम तट पर फूलों की वर्षा समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लगी। जिस तरह से प्रयागराज में संगम तट के ऊपर
पुष्प की वर्षा हुई है, अच्छी बात है। इसी तरह से जो हमारा अन्नदाता है, जो राम के बच्चे हैं, राम के लाला हैं, किसान जो हजारों सालों से जिसने देश का पेट भरा है, उसके ऊपर भी अगर न्याय की पुष्प वर्षा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। 75 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 150 किसानों की मौतें हो गई हैं। तो हम तो कहेंगे सरकार उनके खिलाफ जो कानून बनाए उसको वापस ले ले, उनके ऊपर भी न्याय की पुष्प वर्षा कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। माघ मेला में पहुंचे लोग संगम तट पर इस बार की व्यवस्था से काफी प्रभावित दिख रहे हैं। तो भले ही समाजवादी पार्टी ने फूल वर्षा पर सवाल खड़े कर दिए हों, लेकिन प्रियंका ने जो संदेश देना था उन्होंने वो संदेश भी दे दिया। उन्होंने संगम में अपना स्नान करके काम कर दिया है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्प वर्षा की, जो की गई आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों के ऊपर। अब यहाँ पर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आस्था की डुबकी लगाकर एक संदेश दे दिया कि वो लोगों के बीच में रहना जानती हैं, वो इस देश से अलग नहीं हैं और इस देश की परंपराओं को बखूबी निभाएंगी। मौनी अमावस्या पर प्रियंका गांधी का संगम स्नान, इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। लाखों लोगों में एक कांग्रेस की प्रियंका भी रही जिन्होंने पवित्र स्नान किया, फिर गंगा की गोद में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देकर शीश झुकाया। जब मीडिया ने प्रियंका से स्नान और राजनीति पर सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि वे मां गंगा और खुद के बीच सियासत को नहीं लाना चाहती। मां गंगा से क्या आशीर्वाद मांगा? वो मां गंगा और मेरे बीच है। क्या हो रहा है यार, कुछ नहीं हो पाएगा। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। प्रियंका गांधी ने स्नान ध्यान से पहले संगम में वोटिंग का लुत्फ भी उठाया। उन्होंने बीच मझधार में नैया की कमान अपने हाथ ले ली, जैसे कांग्रेस की सियासी नैया पार कराने के लिए प्रियंका गांधी ने खुद पतवार थाम ली हो। इस पर कामयाबी मिलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने संगम के तट से वो कहानी लिख दी जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।